नमस्कार दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 76 से क्वेश्चन 150 तक। और ये टेस्ट सीरीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे जो है नोट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम वीडियो बनाते जाएं और आप लोग उससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित होते चलें। पहला प्रश्न है, सांख्यिकी अनुमान संभाविता का विज्ञान है। बिल्कुल, ये कहा है एल बोडिंगटन ने। अब इसका मायने क्या है? संभाविता का अनुमान कैसे? प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी का मतलब ही होता है संभाविता या संभावना। यानी कि जब हम समांतर माध्य माध्यिका या निकालते हैं तो जैसे लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 7 संख्याएं दी हैं, तो 3 इधर से 3 इधर से। जो पांचवा पद, जो चौथा पद है, ये चौथा पद ही संभावित है कि ये माध्य है। इस तरीके से देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 77। तो इसमें कहा गया प्रश्नावली का प्रयोग किस प्रकार के लोगों के लिए किया जाता है? तो जाहिर सी बात, क्वेश्चन को कौन पढ़ पाएगा? शिक्षित पढ़ पाएंगे, उनके लिए किया जाएगा। वो शिक्षित नगर में भी रह सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक घटना की विशेषता नहीं है? तो सामाजिक घटना की विशेषता नहीं है सार्वभौमिकता। सामाजिक घटना जटिल हो सकती है, गुणात्मक हो सकती है, अमूर्त हो सकती है। सार्वभौमिकता का इससे कोई लेना देना नहीं है। अगला प्रश्न है, सामाजिक खोज की कौन सी विधि को सामाजिक सूक्ष्म दर्शक यंत्र कहा जाता है? तो इसका नाम है वैयक्तिक अध्ययन विधि। वैयक्तिक अध्ययन विधि को कहा जाता है। यानी कि जब आप पर्सन टू पर्सन व्यक्तिगत रूप से अध्ययन करेंगे तभी सूक्ष्म अध्ययन कर पाएंगे। या आप द्वितीयक आंकड़ों जैसे डायरी, किसी फिल्म, किसी किताब, न्यूज़पेपर से सूचना एकत्रित करते हैं तो वो द्वितीयक शोध कहा जाता है। अगला प्रश्न, माध्य ज्ञात करने की प्रत्यक्ष विधि कौन सी है? तो इसको कहते हैं समांतर माध्य। इसको ज्ञात करने की विधि सिग्मा fx/n। अगला, सहसंबंध गुणांक में निम्नलिखित में से गुणांक, इसमें कहा गया सदैव इनके मध्य क्या होता है? तो इनके मध्य होता है +1 -1। अगला, साक्षात्कार मूल रूप से सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है। यह किसने कहा है? इसका जवाब दिया है गुडेनहार्ट ने। गुडेनहार्ट कहते हैं कि जो साक्षात्कार है वो सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है। यानी कि आप जिस भी ग्रुप को इंटरव्यू ले रहे हैं या इंटरव्यू दे रहे हैं तो उसके साथ आप इंटरेक्ट होते हैं, उसके बारे में जानते हैं। गुडेनहार्ट का ऐसा कहना है। अगला, अंतर्वस्तु विश्लेषण में क्या आ जाएगा? कंटेंट एनालिसिस इसको कहते हैं। इस पर रिसर्च पर अभी मैंने वीडियो नहीं बनाए हैं, जल्द ही उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो इसमें मद विश्लेषण करेंगे, कंटेंट है उसको एनालाइज करेंगे, पूरी संरचना का विश्लेषण करेंगे, किस संदर्भ में कहा गया इसका विश्लेषण भी करेंगे। अगला, किसने कहा कि लोक विधि विज्ञान लोगों द्वारा अध्ययन किया जाता है? तो ये जो अध्ययन है जाफरी अलेक्जेंडर, सॉरी, इसका जवाब जाफरी अलेक्जेंडर नहीं, ये 9 प्रकार्यवादी हैं। इसका जवाब होगा अब्राहम ने कहा है, लोगों का अध्ययन करता है। और मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, समाजशास्त्र के अध्ययन की 3 मुख्य धाराएं हैं, एक प्रकार्यवादी, एक अंतःक्रियावादी और एक मार्क्सवादी। तो जो लोक विधि विज्ञान है ये सब अंतःक्रियावाद के अंतर्गत आता है। अगला, स्टडी इन मैथोडोलॉजी किताब किसने लिखी? तो किताब लिखी एच गारफिंकल ने। अगला, लोक विधि विज्ञान से कौन संबंधित है? लोक विधि विज्ञान से संबंधित हैं एडमंड ह्यूसरल। अगला, 9 प्रकार्यवाद का सिद्धांत किसने दिया? जाफरी अलेक्जेंडर ने दिया है। अगला, ये वही प्रश्न है। अगले प्रश्न पर आते हैं, उत्तर आधुनिकता का सिद्धांत से कौन कौन जुड़ा हुआ है? तो उत्तर आधुनिकता के सिद्धांत से जुड़े हुए हैं सभी, जैक दरिदा, लेवटार्ड, माइकल फोकॉल्ट, सभी लोग जुड़े हुए हैं। दरिदा डिकन्स्ट्रक्शन की बात करते हैं, स्पीच राइटिंग की बात करते हैं, लेवटार्ड नॉलेज की बात करते हैं, पावर की बात करते हैं, फोकॉल्ट पावर की बात करते हैं, जेनियोलॉजी ऑफ
नॉलेज, आर्कियोलॉजी ऑफ पावर, आर्कियोलॉजी ऑफ पावर, जेनोलॉजी ऑफ नॉलेज, ज्ञान की वंशावली हिंदी में। अगला, धर्मनिरपेक्षता का आशय क्या है? तो भैया इसका आशय सभी धर्मों का समान मतलब सम्मान देने की बात है। भारतीय संविधान में राज्य को धर्मनिरपेक्ष होने के लिए बताया गया है। अगला, निर्धनता का कौन सा एक कारण है? प्राकृतिक संसाधनों की कमी, प्राकृतिक विपत्तियां, कृषि का पिछड़ापन, सभी। अगला, कौन लैंगिक असमता का प्रकार है? तो भाई लैंगिक असमता में मर्यादा मतलब डेथ इनक्वालिटी, स्वामित्व असमानता, भाई पितृसत्तात्मकता है, प्रासूतिक असमानता, सभी हो जाएंगे। अगला, दहेज कानून कब आया? 1961 में। अगला, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई? पहली जनगणना तो हुई है 1951 में, लेकिन अगर देश की पहली जनगणना कहा जाए तो हुई थी 1872 में, मेयो के द्वारा, लॉर्ड मेयो के द्वारा। और एक कंटिन्यू 1881 में रिपन द्वारा इसे आगे और बढ़ाया गया था। ये व्यवस्थित जनगणना थी। अगला प्रश्न, जनसंख्या में वृद्धि रेखा गणितीय अनुपात में होती है? नहीं, ये गलत लिखा है, ज्यामितीय अनुपात में होती है। ज्यामितीय अनुपात 2:2:2 वाला होता है, और उत्पादन में वृद्धि गणितीय अनुपात में होती है, ये कहा था माल्थस ने। लम्ब्रोसो अपराधियों के वर्गीकरण में कौन सा प्रकार सम्मिलित नहीं करते हैं? तो इनका जो पेशेवर नहीं सम्मिलित करते, बेसिकली 4 प्रकार बताते हैं। तो ये 3 तो यहाँ लिखे हैं, फिर चौथा है भावुक क्रिमिनल, इमोशनल क्रिमिनल। अगला, समाजशास्त्र में नियमहीनता की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रयोग की गई? तो ये प्रयोग की गई है मर्टन के द्वारा और दुर्खीम के द्वारा। जब साधन और साध्य में विषमता आ जाए तो नियमहीनता की स्थिति आ जाती है। अपराध की घटी और बढ़ी दर भी इसके लिए जिम्मेदार। आत्महत्या के लिए कौन सा प्रभाव नहीं बताते हैं? तो इसमें ये बेसिकली बात करते हैं, स्वाभाविक आत्महत्या की बात तो नहीं करते हैं, अहमवादी, परार्थवादी, अस्वाभाविक, और ये बात है नहीं इसकी में। ये चौथी बात करते हैं भाग्यवादी। लेकिन वैसे 3 प्रकार की आत्महत्याओं पर इनका जोर है। अगला, किसने कहा कि स्वैतवसन अपराध का वह प्रकार है जो उच्च वर्ग के व्यक्तियों द्वारा संपादित किया जाता है? ये कहना है टैफ्ट का। महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों की प्रकृति को आपराधिक हिंसा, घरेलू हिंसा या सामाजिक हिंसा के रूप में किसने बताया है? ये कहना है राम आहूजा का। इनकी एक बुक का नाम है सोशल सिस्टम, सामाजिक व्यवस्था हिंदी में। अगला, महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध, वही प्रश्न दोबारा हो गया है। अगला, भारत में अंतरजातीय संबंधों का विश्लेषण WH वाइजर ने किस आधार पर किया? तो वाइजर ने जजमानी संबंध के आधार पर किया, और इन्होंने करीमपुर का अध्ययन किया था, आप सभी को पता ही होगा, मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया है। 2 प्रकार से इनको चर्चा की है। अगला, ग्रामीण और नगरीय समाजों के मध्य विभेद का मुख्य कारण क्या है? तो जनसंख्या घनत्व में भिन्नता, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट। भाई शहरों में जनसंख्या का घनत्व उच्च है और गांव में निम्न है। अगला, नगरों के अस्तित्व में आने का क्या कारण है? नगरों के अस्तित्व में आने का कारण ये है औद्योगिकरण, पूरे तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन। जब उद्योग विकसित हुए तो लोगों ने वहाँ पर आकर काम करना शुरू किया, तो उनके मूलभूत आवश्यकताएं शुरू हुई, जैसे एजिल जिसको कहा जाता है, इसको पार्सन्स ने एजिल कहा है, एडिप्टेशन, गोल इंटीग्रेशन, लेटेंसी यानी तनाव प्रबंधन। अगला, निम्नलिखित में से पंचायती राज की असफलता के लिए क्या कारण उत्तरदायी हैं?
तो बहुत से कारण उत्तरदायी हैं, लेकिन अशिक्षा, भ्रष्टाचार, जातिवाद सब उत्तरदायी है, तो चारों। अगला, पंचायती राज किसके कौन सी अनुशंसा पर आया था? तो बलवंत राय मेहता की अनुशंसा पर। त्रिस्तरीय प्रणाली है ये, ग्राम पंचायत स्तर पर, खंड स्तर पर और जिला स्तर पर। अगला, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब लागू हुई? तो ये योजना लागू हुई 1 अप्रैल 1999 को, 1 अप्रैल 1999 को। और एक शहरी स्वरोजगार योजना है, वो है 1979 को। अगला, नौकरशाही की अवधारणा किसने दी? नौकरशाही अवधारणा मैक्स वेबर ने दी। और नौकरशाही शब्द किसने प्रयोग किया? मैंने आप लोगों को बताया है, ये गोरने ने प्रयोग किया। अगला, भारतीय श्रम संघ अधिनियम कब आया? 1926 में आया। अगला, भारतवर्ष में औद्योगिक संघर्ष का एक कारण क्या है? कारण नहीं है, मतलब सॉरी, कारण नहीं, तो ये है अधिक लाभ। अधिक लाभ औद्योगिक संघर्ष का बिल्कुल कारण नहीं है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी का लाभ है? तो प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी का जो लाभ है, इसमें इसका जवाब होगा पारस्परिक सद्भावना की स्थापना, औद्योगिक शांति, उत्पादन में वृद्धि, उपरोक्त सभी। सारे विकल्प सही हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी एक औद्योगिक समाज की विशेषता है? तो औद्योगिक समाज की विशेषता में यहाँ पर क्या है? प्रतिस्पर्धा और संघर्ष होता है। परंपराएं प्रथाएं गांव में हैं, सजातीयता वर्ग चेतना की कमी गांव में है। अगला, पश्चिमीकरण की विशेषता है जटिल प्रक्रिया, तटस्थ प्रक्रिया, चेतन और चेतन प्रक्रिया, उपरोक्त सभी। सारे विकल्प सही हैं। 112 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, जाति व्यवस्था में भोजन पाया जाता है, सही है। जाति व्यवस्था जन पर आधारित है, सही है। जाति व्यवस्था में संस्तरण पाया जाता है, सही है। जाति व्यवस्था में संस्तरण नहीं पाया जाता है। ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की वर्ण व्यवस्था है, फिर उसके बाद जातियों में भी संस्तरण है। एन एसे ऑन मॉडर्नाइजेशन इन इंडिया किताब किसने लिखी है? ऑप्शन लेते हैं, दुबे, श्रीनिवास, डेनिस एच रांग या एम.एन. श्रीनिवास। इसका जवाब सही है, योगेन सिंह ने। इनकी किताब और है भारतीय परंपराओं का आधुनिकीकरण, भारतीय परंपरा का आधुनिकीकरण। अगला, जनसंख्या का अनुकूलतम सिद्धांत किसने दिया? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यह दिया है डाल्टन एवं कार्ल सैंडर्स ने, अनुकूलतम सिद्धांत। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया? 73वें और 74वें संविधान संशोधन। 73वां 1992 में आया था, 74वां भी संशोधन ये है नगरीय स्वशासन से, नगरीय स्वशासन से जुड़ा हुआ है। अगला, धर्म की अपनी व्याख्या में किसने पवित्र और लौकिक शब्द का प्रयोग किया? तो ये शब्द प्रयोग किए हैं इमाइल दरखाइम ने। टैबू क्या है, आप लोग कमेंट करके हमें बताएं। अगला, समाजशास्त्री समाज का अध्ययन 2 स्तरों पर करते हैं, पहला सूक्ष्म और दूसरा है बृहद, माइक्रो एंड माक्रो। बृहद स्तर पर प्रकार्यवादी अध्ययन करते हैं और यह अंतःक्रियावादी इस पद्धति का प्रयोग करते हैं। प्रयोगात्मक शोध में सामान्यतः 2 प्रकार के समूहों का उपयोग किया जाता है, एक को प्रयोगात्मक समूह कहते हैं, तो दूसरे को क्या कहते हैं? दूसरे को कहते हैं नियंत्रित समूह, कंट्रोल समूह। एक प्रयोगात्मक है, दूसरा है नियंत्रित। अगला, प्रकट और अप्रकट प्रकार की चर्चा किसने की है?